हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। इसके पहले वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर कल हम लोगों ने देखा था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं देखा है या उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं, तो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही यूज़ यहाँ पर होने वाला है। एक तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालने वाले हैं। बस एक गॉस लॉ हमें बताता है कुछ अलग तरीका, बल्कि बोला जाए तो उससे एक ईजी मेथड हमको समझ में आएगा यहाँ पे गॉस लॉ का। अभी तक हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू एनी सरफेस। किसी सरफेस से नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर कैसे क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती थी, तो हम बोलते थे क्या है वो? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा था किस पे डिपेंड करता था? एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा फाई होता था वो डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे या इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और दूसरा करता था एरिया पर। और इसी से हमारा निकल के आता था फ्लक्स जो हम लोग निकालते थे, वो निकालते थे ई डॉट डी ए या ई डॉट ए। ये हो जाता था हमारा कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। और अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी नॉन यूनिफॉर्म, तो हम लोग निकालते थे क्या? डी फाई। या नेट फ्लक्स हम लोग निकाल रहे होते थे नॉन यूनिफॉर्म में, तो हम लोग कर देते थे ई डॉट डी ए। और इसी का हम लोग क्या कर देते थे? इंटीग्रेशन कर देते थे, तो हमको फाई नेट मिल जाता था। तो कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उसके एक दो न्यूमेरिकल भी देखे थे और आपको नोट्स भी मैंने दे दिए थे। तो जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को देखना है, वीडियो लेक्चर को देखना है, उसके बाद उन नोट्स को पढ़ना है। और अगर आप लोग वीडियो को देखने के बाद नोट्स को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट किसी तरह की प्रॉब्लम होने वाली है, आपके दिमाग से कोई चीज़ निकलने वाली है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, या जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब में, उसमें आप टाइप करके कोई भी क्वेश्चन आप लोग अपना पूछ सकते हैं। तो कल हम लोगों ने फिलहाल देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। जिसमें 2D की अगर बात करते हैं तो 2D में क्या होता था? जो एरिया वेक्टर होता था, एरिया को वेक्टर की तरीके से लेते थे हम लोग। कल हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, 2D सरफेस में जो एरिया वेक्टर था वो इनवर्ट्स भी हो सकता था, आउटवर्ड भी हो सकता था। लेकिन 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड्स होता था, नॉर्मली आउटवर्ड्स, यानी कि आउटवर्ड भी होगा तो नॉर्मली होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम लोग को पढ़ना है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है गॉस लॉ का। और स्पेशल सबसे मेन पॉइंट जो है, गॉस लॉ हमको क्लोज सरफेस के बारे में बताता है कि हम किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं गॉस लॉ की मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से। इन्होंने जो हमको स्टेटमेंट दिया है उसकी मदद से हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस का या 3D सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट होता है वो होता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और वो क्या होना चाहिए? 1/ε0 टाइम्स। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ चार्ज, वो कैसा होना चाहिए? 1/ε0 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अगर कोई क्यू चार्ज है, किसी सरफेस में है, किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ है, और चार्ज होना चाहिए हमेशा इनसाइड। एक सबसे मेन कंडीशन ये है कि अगर जैसे मैंने कोई स्पेयर की बात कर ली, एक चार्ज ये रखा हुआ है Q1, एक चार्ज ये रखा हुआ है Q2। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो भी चार्ज इन्वॉल्व होगा वो केवल Q1 होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस स्फीयर है, इसके अंदर रखा हुआ है। जबकि Q2 क्या है? सरफेस के बाहर है, यानी कि Q2 इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल Q1 होगा। तो चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज डिफाइंड एज चार्ज विच इज़ 1/ε0 टाइम्स। तो इसको हम किस तरीके से लिखें? चार्ज इनसाइड यानी कि Q इनसाइड अपॉन ε0। ये हमको डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो गॉस ने डिफाइन किया है। यानी कि अब ना किसी तरीके के एरिया वेक्टर की बात होगी, ना किसी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें, अगर फॉर्मूले की बात करें। यहाँ पर सिर्फ हमको चार्ज देखना होगा, और चार्ज की कंडीशन ये होगी कि चार्ज हमेशा उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए क्लोज सरफेस के।
और वो क्या होता है, वो चार्ज जो होता है, या बोलें सिंपल वे में बोलें तो चार्ज और परमिटिविटी का यानी कि एप्सिलॉन नॉट का रेशियो वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है, या 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज के बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगर इसको दूसरी तरीके से हम लिखना चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस उसके अंदर कोई एक चार्ज, और अगर उसका हम 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब इसी में कुछ चीज़ें हमको और समझनी है। अब अगर ये तो बात हो गई कैसी, ये बात हो गई हमारी गॉस थ्योरम की, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो, और इसके लिए फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन किया गया, क्यू इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक लॉ है इसलिए इसका किसी तरह का कोई प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि हम इसको अलग अलग शेप्स ले करके इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में, वो 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड के इक्वल होता है। और अभी तक हम लोग जब निकालते थे नॉन यूनिफॉर्म के लिए, अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की बात करी जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अभी तक जो हम लोग निकालते थे वो निकालते थे फाई नेट। अगर हमको निकालना होता था तो हम लोग कर देते थे उस फाई का इंटीग्रेशन, और वो किसके बराबर होता था, ई डी ए के। और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी तो हम लोग कर देते थे ई डी ए, ये हमारा फाई नेट आ जाता था। तो यहाँ पर जो सिंपल यूज़ करा जाएगा वो कुछ नहीं होगा, जहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन होगा वहाँ इस तरीके से इंटीग्रेशन के साइन में हम एक सर्किल बना देंगे। ये सर्किल हमको क्या रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, ये सर्किल हमको बताता है कि कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ये एक तरीके का सिंबल है, ये हमको बताता है किसी क्लोज सरफेस के हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल रहे होंगे। जो क्यू इनसाइड होता है वो हमको बताता है क्या, चार्ज इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि गॉस लॉ बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो किसी भी शेप के अंदर कोई भी चार्ज रखा हो, किसी भी सरफेस के अंदर, 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हो, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हो, उसका 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दीजिए तो आपका गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ एरिया की कोई बात नहीं करी गई, तो क्या है इसका मतलब हम ये समझें कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हम गॉस लॉ के थ्रू फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शेप और साइज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये डिपेंड नहीं करता है शेप और साइज़ पे। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि जो फाई होगा उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ई डी ए, एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से पढ़ा हुआ है। और क्लोज सरफेस की बात होगी तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, नेट जब भी निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से सिंबल लगा देंगे। अब हमने एक चीज़ बताया कि जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो नेट फ्लक्स होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप या साइज ऑफ सरफेस, और सरफेस कैसी होनी चाहिए, 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, मान लिया हमने क्या लिया, एक स्पेयर लेते हैं हम, ये एक स्पेयर है, ये स्पेयर रखा हुआ है और यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज हमने मान लिया है। अब प्लस क्यू क्यों माना है, माइनस क्यू यानी कि यहाँ पर साइन भी लिया जाता है, वो कैसे लिया जाता है वो आगे बात करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो गॉस लॉ के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है किसी तरीके से, सबके लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है आर रेडियस का एक स्फेयर है। तो हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर हमें किसी भी स्फेयर में निकालना होता है तो सबसे पहले स्फेयर तो एक 3D सरफेस हो गई। अब 3D सरफेस में चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, हर डायरेक्शन में होगा। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर मेजर कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, सरफेस पे, यानी कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। अगर हमसे कहा जाए यहाँ का नेट फ्लक्स निकालिए, अब इसको भूल जाए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, हम लोग पुराने तरीके से, हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है E डॉट डी ए, उसके थ्रू निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर एक स्फीयर है जो r रेडियस का है और उसके सेंटर पर कोई एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। तो हमने देखा कि उस चार्ज की वजह से एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई है जो चारों तरफ हर डायरेक्शन में है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है और कहाँ पर हम लोग मेजर कर रहे हैं, सरफेस पे कर रहे हैं। अब अगर हमें इस चार्ज Q के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे एरिया यानी कि DA हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। हमने छोटा सा DA यहाँ काटा, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड से परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब छोटा सा एरिया उसके परपेंडिकुलर D है, एक छोटा सा DA हम लोगों ने यहाँ पे काट लिया, ये भी एक DA हो गया, इसका भी क्या होगा, इस तरीके से इसका वेक्टर हो गया। एक छोटा सा DA हमने यहाँ पर काट लिया, उसके लिए DA ये हो गया, एक छोटा सा DA हमने यहाँ पर काट लिया। यानी कि हम लोग क्या, जब भी नेट निकालना होता है किसी भी 3D सरफेस में तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटे छोटे एरियाज़ का हम लोग अलग अलग काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और उनका क्या निकाल लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल पूरी सरफेस का हमको एरिया में मिल जाता है। यहाँ पर अगर फ्लक्स की बात करूँ तो फ्लक्स मिल जाएगा। तो हमने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, फ्लक्स होता क्या है, फाई इक्वल टू E डॉट DA। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें, एक छोटे से इस वाले DA की बात करें तो इस DA के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है E DA cos थीटा। तो सबसे पहले तो E DA ये हो गया cos 0 डिग्री, यानी कि E DA, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये हो गया फाई 1, अगर इसको हम 1 बोल दें। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया फाई 2 भी क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हर जगह सेम है क्योंकि चार्ज एक ही है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, इस बात को भी ध्यान रखना है। फाई 2 भी क्या हो जाएगा, E डॉट DA cos 0 डिग्री या E DA। इस तरीके से फाई 1, फाई 2, फाई 3 हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में फ्लक्स को निकाला और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम फाई नेट निकाल देते हैं, फाई नेट। तो फाई नेट हमको पता है क्या होता है, फाई नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, या इंटीग्रेशन ना बोल करके हम बोले हम फाई नेट निकालने के लिए सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सबको अलग अलग ऐड कर देंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि E को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं और ये बचा DA। अब हम लोग क्लोज सरफेस के लिए निकालना है, यानी कि ये हो गया, ये वाला सिंबल यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया क्योंकि हम किसके लिए निकालना है, क्लोज सरफेस के लिए निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है KQ अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज से लेकर के डिस्टेंस या जितनी डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, यानी KQ अपॉन R², या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, यानी कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैपिटल R डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। जबकि एरिया की अगर हम बात करें, जब हमने इन छोटे छोटे पार्ट को का एडिशन किया होगा या नेट निकाला होगा तो छोटे छोटे पार्ट ने मिलकर के पूरा स्फीयर का एरिया बना दिया होगा, जनरेट कर दिया होगा। और हमें स्फीयर का एरिया मालूम है क्या होता है, 4 पाई R², क्योंकि कैपिटल R रेडियस का ये एक स्फीयर है। अब यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और R² से R² कैंसिल हो गया, यानी केवल कितना बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमको दिखाई पड़ा यहाँ से फाई नेट कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। यानी कि ये क्लोज सरफेस था। क्लोज सरफेस के लिए जब हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमको गॉस लॉ भी बताता है कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस का 3D सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, नेट फ्लक्स निकालें, तो नेट फ्लक्स उस चार्ज, जो कि उस चार्ज के साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस होना चाहिए, उसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। अब ये जो चार्ज आया है ये सरफेस के अंदर ही रखा हुआ है, यानी कि Q इनसाइड है, तो ये आ गया Q इनसाइड। ठीक, ये तो प्रूव हो गया।
अब हमको और चेक करना है कि अभी केवल हमने ये देखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, लेकिन जो हमने बात ऊपर लिखी है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, यानी कि शेप साइज पे कोई डिपेंड नहीं करता है। अब इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। अगर इसी रेडियस को हम क्या कर दें 2r कर दें, इस r को हम 2r कर देते हैं, यानी कि अब हमने थोड़ा बड़ा रेडियस ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम 2r करेंगे तो सब कुछ वही होगा। हम सीधे इस स्टेप में आते हैं। जब हमने 2r किया होगा, ये r रेडियस पे था, ये 2r रेडियस पे हम लिखने जा रहे हैं, तो फाई नेट क्या आया होगा, फिर से e इंटीग्रेशन ऑफ d है, e क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, अब की r की जगह कितनी रेडियस हो गई 2r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर की जगह क्या हो गया 2r स्क्वायर। फिर से देखिए 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फिर से क्या है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इससे एक चीज़ प्रूफ हो गई कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी 3D सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो उसके एरिया पर, उसके शेप पर, उसके साइज पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती है। वो हमने चेक भी यहाँ पर कर लिया। जब हम लोगों ने r रेडियस का स्क्वायर लिया था तब भी नेट फ्लक्स आया था q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हमने 2r रेडियस का स्क्वायर लिया तब भी कितना आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है कि गॉस लॉ की मदद से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, नेट फ्लक्स निकालेंगे किसी भी 3D सर्फेस का, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज और एरिया ऑफ एनी 3D सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को और देखते हैं आगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, अगर ना समझ में आया तो फिर इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। अब हमने क्या किया, एक स्पेयर और लेते हैं। ये मान लिया मैंने r रेडियस का स्पेयर लिया, इसके बाहर एक इसी सेंटर से एक रेडियस और लिया, 2r रेडियस का लिया, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसके बाहर एक स्पेयर और लिया, वो 3r रेडियस का ले लिया मैंने। ये 3r रेडियस है। अगर हम अंदर वाले सबसे छोटे स्पेयर की बात करें तो उसके लिए क्या होगा हमारा φ1 इसको बोल देते हैं। इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम उससे बड़े वाले यानी कि 2r रेडियस की बात करें उसके लिए भी क्या होगा φ2, वो भी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर सबसे बड़े वाले यानी कि 3r के लिए हम देखें वो भी कितना होगा φ3 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि रेडियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, शेप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और साइज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसको दूसरी तरीके से अगर समझना चाहें, ये चार्ज है, हमने मान लिया इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकली 1 2 3 4 5 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। यानी कि इस चार्ज के पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस से नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर रही होती हैं, शो कर रही होती हैं। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस सबसे छोटे वाले स्पेयर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहाँ पर अगर हम वैसे देखें तो यहाँ 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 6, अगर हम एरिया कांस्टेंट मान लें। 2r वाले रेडियस से कितनी निकली है, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से निकली 6, और 3r वाले से कितनी निकली 1 2 3 4 5 6, फिर से निकली 6। और तीनों में ही हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके सरफेस पे, यहाँ पर r डिस्टेंस पे, सबसे छोटे वाले स्पेयर के लिए r डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट पर। 2r वाले रेडियस पे भी r डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट पर। 3r वाले पे भी 3r डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट पर। यानी कि इस तरीके से समझना चाहें तो इस तरीके से भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरीके से समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबके लिए कॉमन है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है तो सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। अब चलते हैं इसी में अगले पॉइंट पर। तो हमको एक बात यहाँ पर पक्की हो गई कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो हमेशा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है। अब वो क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबाइड हो सकता है, कोन हो सकता है, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सेम होता है। अब उसको देख लेते हैं। अब अगर मैंने एक यहाँ पर क्यूब बनाया, ये क्यूब है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है,
एक स्फीयर बनाया, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक सिलेंडर बनाया, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और एक कोन बनाया, इसके भी सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों के लिए जो भी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फाई नेट जो आएगा वो आएगा Q/ε0। किसी भी तरीके का एरिया पर डिपेंडेंसी इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने होंगे वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सीखेंगे। जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट पे निकालेंगे जो चार्ज होगी, स्पेयर पे निकालेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो बाकी बात हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, जो भी क्लोज, सबसे पहले कैसी सरफेस होनी चाहिए, हमेशा क्लोज सरफेस होनी चाहिए, यानी कि 3D सरफेस होनी चाहिए हमेशा। दूसरा पॉइंट, जो भी हम क्लोज सरफेस ले रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। बोर्ड में देख लो, दिख रहा है। ठीक, तो क्लोज सरफेस हमेशा क्या बोली जाएगी, गॉसियन सरफेस एक नाम दे दिया गया है और इसका कोई मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि इससे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो किसी भी तरीके से शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी मदद से हमने निकाला है, गॉस लॉ की मदद से अगर हम निकाल लें तो वो किसमें क्या नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप साइज। चौथा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि हमेशा चार्ज को कैसे लिया जाएगा, विद साइन लिया जाएगा। ऑलवेज चार्ज विल बी टेकन विद साइन। पांचवा, चार्ज हमेशा कहाँ होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। चार्ज शुड ऑलवेज बी केप्ट इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। और छठा पॉइंट, हमेशा चार्ज सिमेट्रिकल पोजीशन में होना चाहिए, सिमेट्री में होना चाहिए, यानी कि सेंटर में होगा चार्ज। अभी तक हम जब भी ले रहे थे, अगर हमने कोई स्पेयर लिया तो सेंटर में लिया है। अब जरूरी नहीं सेंटर में हो, किसी और पोजीशन में भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, सिमेट्रिकल पोजीशन में। हमेशा सिमेट्रिकल पोजीशन में होना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट हैं कि हमेशा सरफेस कैसी होगी, क्लोज सरफेस होगी, तब हम गॉस लॉ लगाएंगे। क्लोज सरफेस को हमेशा क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसके अलावा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होगा, इससे हम लोग जो भी फाइंड करेंगे वो क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज और एरिया ऑफ एनी सरफेस। शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑलवेज चार्ज विल बी टेकन विद साइन, चार्ज को साइन के साथ लिया जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। चार्ज शुड ऑलवेज बी केप्ट इनसाइड क्लोज सरफेस। चार्ज हमेशा कहाँ पे रखा होना चाहिए, इनसाइड रखा होना चाहिए। इस पॉइंट को भी समझाते हैं और ये साइन वाले पॉइंट को भी समझाते हैं। और चार्ज हमेशा सिमेट्रिकल पोजीशन में होना चाहिए। जो सिमेट्रिकल पे नहीं होगा उस केस की बात हम लोग बाद में करेंगे, अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो फिलहाल इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं, और 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं, एक साइन वाला पॉइंट और एक इनसाइड वाला। तो ये तो बात पक्की हो गई, गॉस लॉ से हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, वो कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपल Q/ε0 होगा। अब जैसे कोई एक स्पेयर, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर दूसरा स्पेयर, यहाँ पर सेंटर में माइनस Q चार्ज है। इस प्लस Q के चार्ज की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, सीधी सी बात है।
तो हमने इसके लिए जब निकाला होगा, अगर हम पुराने वाले मेथड से निकालें, छोटे छोटे हमने ए काटे, डी ए, ये ई है, ये डी ए है, यानी कि यहाँ थीटा इक्वल टू 0 जब हमने नेट किया तो क्या आया, ई डॉट डी ए या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही बातें सेम है और इससे हमको फाई नेट मिल रहा है। ठीक, जब यहाँ पे किया होगा तब क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स चार्ज होगी और हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर हमने ये ए काटा है तो एरिया वेक्टर ये होगा, यानी कि 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से फाई नेट क्या आएगा, माइनस ई डी ए या माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आप प्रूव करके देखना चाहें देख भी सकते हैं। ई ए कॉस थीटा ये होता है फ्लक्स, थीटा यहाँ पर कितना है 180 डिग्री, तो ई ए कॉस 180 या कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ये आया हमारा फाई पर्टिकुलर इस डी ए के लिए। इसी तरीके हम सारे निकालेंगे, जब नेट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन ही मिलने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव फ्लक्स और इसको बोल सकते हैं नेगेटिव फ्लक्स। तो दो तरीके के फ्लक्स भी हमको पता चल गया, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, यानी कि चार्ज को हमेशा विद साइन दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला जो पॉइंट था कि चार्ज हमेशा इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड सरफेस। अब मैंने क्या किया, एक 3D सरफेस इस तरीके से ली, एक यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, एक Q2 रखा हुआ है, एक Q3 रखा हुआ है, 3 चार्ज ये रखे हैं Q2, एक यहाँ Q4 रखा है, यहाँ Q5 रखा है, और हमसे कहा गया इस सरफेस के लिए हमको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो हमें पता है कि सबसे मेन रूल हमें ध्यान रखना है कि हमेशा उन चार्ज को ही हम लेंगे, उन चार्ज के साथ ही हम लोग कुछ भी करेंगे जो चार्ज क्या होंगे, इनसाइड सरफेस होंगे। यानी कि अगर इसके लिए हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फाई नेट की, तो जो फाई नेट आएगा, अब इसके लिए अगर मैं निकालना हो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक डी ए, ये डी ए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये डी ए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक ये डी ए काट लिया, और हर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हमको दिखाई पड़ रहा है, 0 डिग्री। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ से आएगा वो आएगा Q1 + Q2 + Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q4 और Q5 को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये 3D सरफेस से आउटसाइड पोजीशन पे है, उससे बाहर की पोजीशन पे, इनसाइड सरफेस नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए कि फ्लक्स को जब भी काउंट हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा चार्ज को विद साइन लिया जाएगा और चार्ज हमेशा इनसाइड सरफेस होना चाहिए। ये दो बातें हो गई। अब एक दो सिंपल से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आज फ्लक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व कराने थे, लेकिन वो इसलिए नहीं कराया कि अभी गॉस लॉ भी हो जाए, तब एक साथ हम लोग एक असाइनमेंट में अपलोड करूँगा पूरा, उस असाइनमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, इसकी लेंथ है L/2। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस। अब ये एक हेमी सिलेंडर, हेमी सिलेंडर बोल सकते, सेमी सिलेंडर बोल सकते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सेमी सिलेंडर। इस सेमी सिलेंडर के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जब हमारा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि चार्ज कहाँ पर होता है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे होता है, हमेशा कहाँ पर होता है, सेंटर पे रखा जाता है। और सबसे मेन बात हमको यहाँ पर बता दिया गया है क्या है, एक सेमी सिलेंडर है इस तरीके से, और चार्ज रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी सिमेट्री नहीं हमको दिखाई पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी फिगर में, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उस चार्ज को सिमेट्री में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस सेमी सिलेंडर को क्या कर देते हैं, हम इसकी गॉसियन सरफेस को कंप्लीट करेंगे। ये था L/2 लेंथ, L/2 लेंथ का ही ऊपर एक सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2। अब ये मेरा चार्ज कहाँ पर आ गया है, सेंटर में आ गया है। अब हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सिलेंडर के लिए कितना होता है, अगर ये पूरा सिलेंडर होता है L साइज का, इसकी लेंथ L होती, तो हमारा जो फाई होता है
अगर हम बोलें कंप्लीट सिलेंडर तो हमारा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम L/2 यानी कि हाफ लेंथ के या सेमी सिलेंडर की बात करें तो कुछ नहीं होगा, जस्ट सिंपल क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ सेमी सिलेंडर के लिए इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही हमारा आंसर हो गया सेमी सिलेंडर के लिए। तो ये हमको एक सेमी सिलेंडर दिया गया था जिसकी लेंथ थी L/2, जिसकी हाइट थी L/2 और यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ था और हमसे बोला गया था फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सेमी सिलेंडर। सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कि चार्ज हमेशा कहाँ पर होता है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे होता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज सिमेट्री में नहीं दिखाई पड़ रहा था, सेंटर में नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने L/2 का ही सिलेंडर ऊपर ड्रॉ किया। जब हमने L/2 का सिलेंडर ऊपर ड्रॉ किया तो ऊपर से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है इस फेज से वो भी L/2, इस फेज से भी L/2, यानी कि चार्ज कहाँ पर आ गया, सिमेट्री में आ गया। अब अगर इस पूरे सिलेंडर की बात करें तो हमने देखा है कि किसी भी शेप का जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट सरफेस का। बट ये सरफेस कैसी दी गई थी, जस्ट हाफ दी गई थी, सेमी सरफेस दी गई थी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी चीज़ है। अगर हमको कोई इस तरीके से स्क्वायर दे दिया गया और हमसे कहा गया यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है और ये क्या है, 1/4 पार्ट है किसी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बाय द वे A/2 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्री में लाएंगे। ये A/2, ये A/2 हमने ड्रॉ किया और ये भी A/2 है, यहाँ पर भी A/2 ड्रॉ किया, ये भी A/2 हो गया और ये भी A/2 और यहाँ पर भी A/2 का एक, यानी कि सरफेस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में जैसे ही आपको सेमी दिख जाए या हेमीस्फेयर दिख जाए या हाफ दिख जाए, 1/4 दिख जाए, क्वार्टर दिख जाए, तो यानी कि आपको वहाँ पर गॉसियन सरफेस को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमको 1/4 पार्ट एक स्क्वायर का दिया गया था, सबसे पहले हमने उस स्क्वायर कंप्लीट किया है इस चार्ज को सिमेट्री में लाने के लिए। अब ये भी Q/2, A/2, ये भी A/2 और ये भी A/2। अब हमको दिख रहा है चार्ज कहाँ पर आ गया, सेंटर में। हमको पता है किसी भी शेप के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ बात हो रही थी 1/4 पार्ट की यानी क्वार्टर की, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिक से न्यूमेरिकल थे। हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल। आज हम लोगों ने सीखा गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ हमको क्या बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज के 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। चार्ज हमेशा विद साइन लिया जाएगा, जो भी क्लोज सरफेस होगी उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। चार्ज हमेशा इनसाइड ही लिया जाता है और चार्ज के शेप और साइज पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई इफेक्ट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं पड़ता है। हर शेप और साइज के लिए क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन तब भी समझने वाले हैं कि हमें जब भी किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना होगा तो सबसे मेन पॉइंट हमको देखना है कि चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, सिमेट्री में होना चाहिए या सेंटर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हमको गॉसियन सरफेस को कंप्लीट भी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। जैसे यहाँ एक हमारा सेमी सिलेंडर दिया गया था तो हमने सिलेंडर कंप्लीट किया, यहाँ एक स्क्वायर का 4th पार्ट दिया गया था या क्वार्टर दिया गया था, हमने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके नोट्स आज रात तक अपलोड कर दूंगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।